how does this de-escalate? First of all, who are the right people or the right person? We need a ceasefire. Actually, India could get involved. नेटो के इत्तेहाद में यूरोपीय यूनियन अपने पुराने इत्तेहादियों और उन ताकतों से भी अपील कर रहा है। आज जो सबसे बड़ी खबर मैं वाशिंगटन डीसी में पढ़ रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रही है, यूके का जवाब देना, जर्मनी का जवाब देना, इटली का जवाब देना कि दिस इज नॉट द नेटोज वॉर। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पर नाम लेकर रिक्वेस्ट कर चुका है, चाइना का नाम लेकर रिक्वेस्ट कर चुका है, यूके का और जापान की रिक्वेस्ट कर चुका है कि इस जंग में आए भाई। जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वो पूरी दुनिया का इशू है, पूरी Finland's president Alexander Stubb has called for India to play a role in brokering a ceasefire. इजराइल की सेफ्टी के लिए अमेरिकन टैक्स पेयर का मेरे खून पसीने की कमाई को अब वो जाके बेच रहा है मिडिल ईस्ट में भी और इजराइल के पास। डोनाल्ड ट्रंप जिसे बहुत मान था अपने सुपर पावर होने पर और दुनिया की सुपर पावर को लीड करने पर, अब वो दुनिया के सामने भीख मांगता हुआ आपको नजर आएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने एक अपील की है, ईरान अमेरिका में अगर कोई सीजफायर करा सकता है तो भारत है, ये स्टब का कहना है। अब अमेरिका प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं या फिर आप ये कह लें कि जो नेटो की स्टेट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि नेटो अपनी नेवी को स्टेट ऑफ हॉर्मस में भेजे और इस चीज की यकीन दहानी करवाए कि स्टेट ऑफ हॉर्मस तमाम जो शिप्स हैं उसके लिए ओपनली खुली होगी, एक जैसी ही खुली होगी। इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों? इसके बाद भारत का ऑयल टैंकर जग लाडकी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर लिया है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। उन्होंने कहा जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो खुलवा ली है। ईरान ने इंडिया को ऑयल की शिप गुजरने की इजाजत दे दी, जबकि अब तक एक भी पाकिस्तानी ऑयल शिप पाकिस्तान में नहीं पहुंची। लेकिन चीमा साहब, आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपकी पाक आर्मी है जिसने एक साइड से आपको अखंड भारत का हिस्सा बनने से रोका हुआ है, दूसरी साइड पे टीटीपी और मेरे मेहरबान तालिबान जो आपको मुसलमान करने के लिए बेताब है रोका हुआ है उन्होंने, और तीसरा, और शुक्र करो ग्रेटर इजराइल के नक्शे में नहीं आ पाते। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा धचका लगा है, उसके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का चीफ डायरेक्टर जो केंट रिजाइन कर गया। बरतानी वजीर आजम ने यह वाजे कर दिया है कि बरतानिया किसी बड़ी वजह के बगैर ईरान जंग में कूदने का इरादा नहीं रखता। तो इस टाइम पे नेटो स्टेट्स ये सोचती नजर आ रही हैं कि भाई भरोसे वाले चचा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का नो डाउट ट्रंप पर या अमेरिका पर भरोसा था, ट्रस्ट था, जो कि अब वो भरोसा नहीं रहा। इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फेथ बिल्कुल सेम है और इंडियन जहाजों को जो है वो वहां से गुजरने की इजाजत होगी आपने हरमज से। ताड़ साहब, इस वक्त जो जंग है मिडिल ईस्ट के अंदर वो अपने अरूज पे है। अमरीकी सदर के बारे में तारड़ साहब मैं चाहता हूं कि आप बात करें कि एक तरफ वो कहते थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, अब कल से कह रहे हैं कि आओ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जो है वो हमारी हेल्प करो। बरतानिया कह रहा है हमने नहीं आना, चीन को कहते हैं आओ हमारी हेल्प करो। दूसरी तरफ देखा जाए तारड़ साहब, कई दफा कहते हैं कि जी ईरान के पास कुछ राह ही नहीं है, ईरान की हमने हर चीज खत्म कर दी है, लेकिन फिर मदद भी मांगते हैं। लोग बड़े परेशान हैं कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, मिडिल ईस्ट वालों का तो कुछ राह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर बड़ा इस वक्त दुनिया में ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तेल मंगवा लिया है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ। कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को तार साहब? चीमा साहब, इस वक्त इतनी दुनिया कंफ्यूज्ड है, इतनी मिसगाइडेड है, परेशान है, कोई लीडरशिप नहीं है चीमा साहब, कोई खबर सीधी मिल ही नहीं रही है कहीं से। स्पेकुलेशंस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा एज एन अमेरिकन, एज ए पाकिस्तानी, एज ए दुनिया का ग्लोबल सिटीजन होने के हवाले से मैं जो 3-4 चीजें जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अगर ईरान खत्म हो चुका है, अगर उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, तो फिर हरमूज के अंदर 5 कंट्रीज को क्यों कहने की जरूरत है? फिर तो वो खुला होना चाहिए, वहां पे सारे गुजरे वहां से। फिर उसके बाद चाइना से कहना कि आप आओ स्ट्रेट ऑफ हरमूज में और अपना ट्रिप जो है उसको कंटीजेंट उसके साथ कर दिया जाए, ये कंफ्यूजन है। अगर ईरान खत्म हो चुका है चीमा साहब, 2 चीजें मजीद कहूंगा। साउथ कोरिया से थार्ड सिस्टम को उठा के तल अवीव ले जाने की क्या जरूरत है? दूसरी एक मैं नई चीज बताना चाहूंगा जिसपे मुझे सख्त गुस्सा है एज एन अमेरिकन। आज यूक्रेन का सदर जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जाके अपने इंटरसेप्टर बेच रहा है, उनको कह रहा है कि मुझे पैसा और टेक्नोलॉजी दो। उसको क्यों दे रहा है जाके? क्योंकि इनके इंटरसेप्टर कम हो रहे हैं, नंबर 1, और दूसरा अगर ईरान से अभी भी खतरा मौजूद है। बल्कि बीबी नेतन्याहू के पास भी गया है, बीबी नेतन्याहू और उसकी भी मुलाकात की खबरें उड़ रही हैं कि वो इजराइल की सेफ्टी के लिए अमेरिकन टैक्स पेयर का मेरे खून पसीने की कमाई को अब वो जाके बेच रहा है मिडिल ईस्ट में भी और इजराइल के पास। मेरे खून पसीने की कमाई एज एन अमेरिकन, इसका हिसाब कौन लेगा? यूक्रेन को क्यों दिया गया $350 बिलियन, जो एक तो वो $350 बिलियन खा गया, और दूसरा यहां पे हमारे पैट्रियट बैटरियां जो हैं वो जाके बेच रहा है मिडिल ईस्ट के साथ।
अब अंदाजा लगाएं, ये दुनिया के हालात है। चीमा साहब, ईरान की तरफ से 2 शराइत आई हैं जंग को खत्म करने के लिए, हमें खर्चा दिया जाए और दूसरा जीसीसी कंट्रीज से अपने जो आपके जितनी बेसिस हैं उनको बंद किया जाए, जो कि एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है, जो ऐसा एक सवाल है जो कि मेरे ख्याल में जब तक जीसीसी कंट्रीज के अंदर तेल मौजूद है ये तो पॉसिबल ही नहीं। चीमा साहब, उसके बाद जो दूसरी तरफ से शराइत आ रही है, दूसरी तरफ से शराइत, खैर हमने अमेरिका ने क्या देनी है, मैंने कहा था जंग शुरू बीबी ने कराई थी, खत्म भी बीबी करेगा। अब वो देखें कब वो करेगा इसका कोई पता नहीं है। दुनिया सारी की सारी कंफ्यूज्ड है। और आज जो सबसे बड़ी खबर मैं वाशिंगटन डीसी में पढ़ रहा हूं, जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रही है, यूके का जवाब देना, जर्मनी का जवाब देना, इटली का जवाब देना कि दिस इज नॉट द नेटोज वॉर। ये हमारे नेटो एग्रीमेंट में ये नहीं आता कि नेटो का कोई मेंबर अग्रेशन में जाए तो नेटो के दूसरे कंट्रीज ने उस अग्रेशन में जाना है। दिस इज काजिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन वाशिंगटन डीसी। ये यहां पे बात है। फ्यूचर इस देखें, 2-4 चीजें हैं। 17th डे है आज इस चीज का, और ईरान की तरफ से जवाब ये आया है कि हमने अभी तक जो मिसाइल चलाए हैं वो 2025 से पहले के बने नहीं। उन्होंने कहा असली मसाला तो हमने भी चलाए ही नहीं। इस वक्त जो 2 स्टेटमेंट मैं मजीद आपके सामने रखना चाहूंगा। जो फॉरेन मिनिस्टर अरागची हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हम डायलॉग किस मुंह से करें, क्यों करें, क्योंकि जब पिछली दफा हमला किया गया था उस वक्त वी वर इन द प्रोसेस ऑफ डायलॉग। दूसरी तरफ से एक स्टेटमेंट भी दी गई है कि शायद ये जंग रोके। एक कहते हैं ना कि सेफ पैसेज भी दिया गया है कि हमारे एटमी एसेट्स जो है वो नीचे दबे जा चुके हैं, उन पे एक्सेस बड़ी मुश्किल है, तो इफ यू वांट टू स्टॉप इट, ये चीज ये भी आई है कि इन कंट्रीज का क्या फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नहीं मेरे ख्याल। जब तक देखें चीमा साहब, आज मैं 2 रेफरेंस भी बताना चाहूंगा इसी हवाले से, जो कि मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो 2 वाकयात मुझे नजर आए। हलाकू खान 12वीं सदी में हलाकू खान जब गए बगदाद के अंदर, तो जो वहां पे उस वक्त मेरा ख्याल है जो उस वक्त जो रूलर थे, मेरी रिसर्च में मैं 1 मिनट अगर मुझे दें, अच्छा, उनको जब उन्होंने उनको पकड़ा तो वो सोने के बर्तनों के अंदर खाना खा रहे थे चीमा साहब। तो उन्होंने उनको कहा कि मेरे सामने बैठ के अब ये खाना खाओ, ये खाना जो खा रहे हो दस्तरखान पे सोने के बर्तनों में खाओ, लेकिन काश अगर तुम इन सोने के बर्तनों के साथ अगर तुम तलवारें बनाते, तुम अपने आप को डिफेंड करना सीखते, स्कूल बनाते। मौसम बिल्ला नाम का, मौसम बिल्ला। हलाकू खान ने 12वीं सेंचुरी में जब हमला किया था बगदाद में, तो मौसम बिल्ला सोने के अपने बर्तनों में खाना खा रहा था। हलाकू खान ने कहा था खाना खत्म करो, इसके बाद तुम्हें मारूंगा। लेकिन काश उसकी वर्डिंग में मशहूर संख्या, काश तुम ये सोने के बर्तनों की तलवारें बना लेते और यहाँ स्कूल बनाते यार। दूसरी मिसाल यहाँ पे देना चाहूंगा चीमा साहब कि जब इंडोनेशिया से आखिरी एम्परर निकल रहा था तो उसने अपने महल की तरफ पीछे घोड़े से मुड़ के देखा, तो उसकी मां ने कहा काश कि तुम मर्दों की तरह अपनी सल्तनत को सेव करते। आज चीमा साहब, आज आपके पास ब्लैक गोल्ड बहुत है। आज कहते ना हुण स्वाद आया कि आपके पास आज फील्ड मार्शल है। आज आपका कोई ऐसा कोई आर्मी चीफ नहीं है जिसके टैंकों को जंग लग चुका हो। आपके पास ऐसा कोई आर्मी चीफ नहीं है जो कहता हो हमारे पास तो जंग का डीजल ही नहीं। चीमा साहब, आज आपके पास खैर पैसा थोड़े को बहुत है, कोई शक नहीं। तुम संगा सऊदी अरब रखे ना, अपना दुबई च रखे जे विले बनाए जे, स्विट्जरलैंड के बैंकों च इंडिया नालों ज्यादा पैसा है, तो टोरंटो तो सारे थोड़ा चीमा साहब, थोड़ी ब्यूरोक्रेसी का सारा। मेरे जो मेहरबान छोटे ब्रिटिश एजेंट हैं, ये तो पुर्तगाल, टोरंटो, यूके, यहाँ पे फ्लैट 5-6 मिलियन डॉलर पाउंड, ये तो एक पीस केक है ना। ये तो 4 मुकदमे की मार है, 4 कतलों की वैर ये तो मार है। लेकिन चीमा साहब, आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपकी पाक आर्मी है जिसने एक साइड से आपको अखंड भारत का हिस्सा बनने से रोका हुआ है, दूसरी साइड पे टीटीपी और मेरे मेहरबान तालिबान जो आपको मुसलमान करने के लिए बेताब है, रोका हुआ है उन्होंने। और तीसरा, और शुक्र करो ग्रेटर इजराइल के नक्शे में नहीं आ पाते। मुझे तो हर किसी ने कहा कि बलोचिस्तान तक उनका नजरिया है, बलूचिस्तान तक वो आना चाहते हैं। वो फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जो है, उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट भी दी है हर बिहार मरीनी। उसने कहा कि हम अमेरिका और इजराइल का जो ईरान पे हमला है इसको वेलकम करते हैं, और वो अपनी जिन्हों कहते हैं सीवी निकाल के पेश कर रहे हैं शायद इजराइल को। तो पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी परेशानी है कि इंडिया की ऑलरेडी बड़ी पेनिट्रेशन है अफगानिस्तान में, और इवन के ईरान में भी किसी हद तक रही है। तो अगर इजराइल जो है
उसको भी ये बलोच अगर कह रहे हैं तो हमारे लिए मजीद मसले बन जाएंगे। ये फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट, बल्कि उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू किया हुआ था निकी एशिया जापानीज न्यूज़पेपर ने, तो ये बड़ा हाईलाइट हुआ है, तो इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। हमारे लिए ये मसला है वैसे नहीं, आपके लिए एक मसला नहीं है, सब आपके लिए कई मसाइल। पेट्रोल आपका मसला नहीं है, आपको किसने कहा पेट्रोल आपका मसला है? कोई मसला नहीं। आपका मसला तो डाला जेल है चीमा साहब, आपका मसला तो ये है। तो महंगाई ये मसला ही नहीं। आप मार खाएंगे तो ये खासकर मोकलात से मार खाएंगे या करप्शन से मार खाएंगे। मोकलात, मैं कहता हूं खुदा की हमारी बदनसीबी देखे पाकिस्तान की। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया बंदा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुर्शिद है। इन्हें तो बाहर निकल के मुंडे देने में, ये तो बाहर निकल कर मुंडे देगा, ये महबूब आपके कदमों में ले आएगा, मर्दाना कमजोरी खत्म करेगा, ये उस तरह मुर्शिद है। चलो बदनसीबी, मैं बल्कि चीमा साहब मैं ये कहूंगा, आप आज भी, बल्कि मैंने कल भी कहा था, आप कई जंगें शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि जंग आप इंफॉर्मेशन की है, जंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। चीमा साहब आप जो नए वेपन आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको मारेंगे आगे। चीमा साहब इजराइल के अंदर इस वक्त 3 चीजें वो कर रहे हैं, तीन उन्होंने नई प्रोडक्ट बनाई, एक का नाम लेवेंडर है, एक का नाम गॉस्पेल है, और एक का नाम है वेयर इज डैडी। ये 3 सॉफ्टवेयर इस वक्त इजराइल कर क्या रहा है चीमा साहब। देखिए कितने स्मार्ट लोग, 16 मिलियन लोग जो हमारे मालिक हैं चीमा साहब, हमारे आका है, वो आका है, वो जंग करते हैं, साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं, बाद में बेचेंगे। किनको बेचेंगे? मेरे विश्व गुरु को बेचेंगे, आपको बेचेंगे, मेरे ब्लैक गोल्ड वालों को बेचेंगे। वो तो कारोबार 18वीं से। चीमा साहब मैंने आपको क्या कहा था, मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं कि 1896 में जो आइडिया था एक जूइश स्टेट का, यहां पे मैं करेक्शन करना चाहूंगा चीमा साहब। बल्कि चीमा साहब सारे यहूदी जो है वो गलत नहीं हो सकते, सारे यहूदी खराब नहीं है, 16 के 16 मिलियन नहीं हो सकते। सिर्फ जायनिस्ट माइंड सेट जो है ना, एक्सट्रीम वर्जन, और वो हर किसी फॉर्म और शेप की। चीमा साहब आप ज्यादा पानी पी लें तो गुर्दे खराब हो जाते हैं। जब आप एक्सट्रीम पे जाते हैं किसी चीज पे भी, रोटी रज के खा लो बीमार हो ज्यादा रोटी का। तो यही वजह, जो जायनिस्ट माइंडसेट है, जो मुसलसल इस आइडियोलॉजी में अंधा होता जा रहा है कि हमारा मसीहा आने वाला है और थर्ड टेंपल जो है उसकी तामीर शुरू होनी चाहिए। सारी दुनिया मुक जाए विच कले राजा यार फिर आइडिया खराब। जिवें मेरे विश्व गुरु का आइडिया है ग्रेटर अपना अखंड भारत, वो जेड़ा सज्जे खब्बे मुल्क वेंदा होंदा साडे ही, वहां साडा है, भी साडा है, वो भी साडा है, भी साडा, जिधर नजर गया क्या है हमारा। ये आइडियोलॉजी मेरे ख्याल में चीमा साहब, अगर ये आइडियोलॉजी आपको पहले तो कोशिश करनी चाहिए किसी अच्छे से डॉक्टर से मिले, क्योंकि दिस आइडियोलॉजी इज नॉट 25th सेंचुरी, इट मींस यू आर लिविंग इन 30s एंड 40s में, हिटलर पीरियड में रह रहे हैं। हिटलर का भी, बल्कि चीमा साहब हिटलर का भी जो आज की मैं नई बात बताना चाहूंगा, चले गए हिटलर की डायरेक्शन में। बीबी नेतन्याहू साहब हिटलर की डायरेक्शन में जा रहे हैं चीमा साहब। अभी तक गजा की जंग बंद नहीं हुई, वहां पे किलिंग जारी है। दूसरी जंग उन्होंने छेड़ दी ईरान के साथ, आज तीसरी जंग लेबनान के अंदर भी ट्रूप्स होकर चलेंगे। इनके ऊपर जो ऑपरेसर इनके ऊपर जो ऑपरेसर था हिटलर, उसकी भी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने बहुत ज्यादा जंगें एट द सेम टाइम शुरू कर ली थी। 6 लाख कुछ इनकी फौज है, 6 लाख फौज है इनकी इजराइल की। तीसरे फ्रंट पे चले गए, अब देखें वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में चीमा साहब ये एक गलत अंदर कच्ची मिट्टी के पैर रख लिया है। अब पहले तो डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पर नाम लेकर रिक्वेस्ट कर चुका है, चाइना का नाम लेकर रिक्वेस्ट कर चुका है, यूके का और जापान की रिक्वेस्ट कर चुका है कि इस जंग में आए भाई। जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वो पूरी दुनिया का इशू है, पूरी दुनिया के लिए है, वो बैनुल अक़वामी जो एक रास्ता है उसमें आप लोग आए और हमारी हेल्प करें। तो फिर चाइना ने भी साफ इनकार कर दिया, यूके ने भी साफ इनकार कर दिया, और जापान और इसके अलावा जो दूसरे कंट्री से अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी उन सब ने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब अमेरिका प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं या फिर आप ये कह लें कि जो नेटो की स्टेट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि नेटो अपनी नेवी को स्टेट ऑफ हॉर्मस में भेजे और इस चीज की यकीन दहानी करवाए कि स्टेट ऑफ हॉर्मस तमाम जो शिप्स हैं उसके लिए ओपनली खुली होगी, एक जैसी ही खुली होगी। लेकिन नेटो भी इस जंग में हाथ डालने से डर रहा है, इस आग में अपने आप को जलाने से डर रहा है। नो डाउट अमेरिका, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप इसके नेटो को बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं। इवन कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं कि अगर अमेरिका ने ये कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर नेटो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगी, नेटो की जो स्टेट्स हैं जो वो अगर अपनी नेवी को नहीं भेजेंगी इस जंग में हमारे साथ के लिए, तो फिर हम भी आने वाले वक्त में नेटो का साथ नहीं देंगे।
इस बात का मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम नेटो स्टेट को धमकाते नजर आ रहे हैं कि अगर नेटो हमारा साथ नहीं देगी तो कल को नेटो स्टेट्स में से किसी की भी अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ जंग होती है तो फिर अमेरिका तो फिर डोनाल्ड ट्रंप उस स्टेट का नेटो का साथ नहीं देगा। तो इस टाइम पे नेटो स्टेट्स ये सोचती नजर आ रही हैं कि भाई भरोसे वाले चच्चा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का नो डाउट ट्रंप पर या अमेरिका पर भरोसा था, ट्रस्ट था, जो कि अब वो भरोसा नहीं रहा, वो ट्रस्ट नहीं रहा, यानी कि अब चच्चा का भरोसा खत्म हो चुका है। तो नेटो स्टेट ये सोच रही है कि अगर आप ईरान को तो फेस कर नहीं सके, कल को हमारी जंग में क्या ही आप हमारी हेल्प करोगे। ऐसा ही चाइना भी ये सोच रहा है, ऐसा ही अगर आप कहें जापान भी ये सोच रहा है और यूके भी ये सोच रहा है, क्योंकि अब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो भरोसे वाले चच्चा हैं वो जा रहे हैं बारी बारी मुख्तलिफ स्टेट्स के पास, मुख्तलिफ कंट्रीज के पास कि इस जंग में हमारा साथ दिया जाए। और वो तमाम कंट्रीज ये सोच रही हैं कि जो सुपर पावर होकर ईरान का सामना नहीं कर पा रहे या ईरान को डेफिनेटली अगर कोई दो अफ्रीकन या दो पार्टीज की जंग होती है, लड़ाई होती है, तो उनमें से एक भी पार्टी अगर किसी तीसरे के पास, थर्ड पार्टी के पास जाती है तो उसका मैसेज या इनडायरेक्ट मैसेज यही होता है कि वो पार्टी वीक हो रही है, उसे हेल्प की जरूरत है। और अगर आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के दूसरे कंट्री से हेल्प मांग रहा है तो उसका मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये दुनिया को मैसेज दे रहा है कि मैं इस टाइम कमजोर हूं ईरान के सामने। क्या ईरान ने नेटो को जाकर बोला, इवन ईरान ने ओआईसी में बोला कि भाई हमारी हेल्प की जाए, क्योंकि ईरान जानता है कि ये ज्यादा से ज्यादा ओआईसी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो मजम्मती बयान दे सकते हैं कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं। साथ खड़े होने में क्या है, साथ आप बैठ भी जाएं या खड़े हो जाएं, साथ लेट भी जाएं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ खड़े होने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली, फिजिकली और इकोनॉमिकली ईरान का साथ कोई इस्लामिक कंट्री दे रहा है या नहीं दे रहा, उससे ये चीज मैटर करती है। तो ईरान अगर किसी के पास हेल्प के लिए ऐसा सच नहीं गया तो और अमेरिका को जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ये जंग हारता नजर आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि नाटो के जो सदस्य देश है ना, उन्होंने मतलब कि ईरान की जंग में कूदने से मना कर दिया है। ठीक है भाई साहब, सीधा सीधा झटका ये ट्रंप को। जो ट्रंप ये सोच रहा था कि नाटो देश तो अब मेरी मदद करने के लिए आ जाएंगे और ईरान को अब मजा चखाया जाएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोला जाएगा। ठीक है भाई साहब, लेकिन भाई साहब ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब नाटो देश ने सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई साहब ये आपकी जंग है भाई, हम नहीं कूदने वाले इसमें। हमने कहा था कि क्या बोलते हैं ईरान से पंगे लो, हमने कहा था कि क्या बोलते हैं इजराइल के साथ में मिलकर तुम भाई साहब ईरान में घुस जाओ। भाई साहब हमने नहीं कहा था। अमेरिका का इतिहास रहा है ना भाई साहब, मतलब कि अफगानिस्तान उठा लो, इराक उठा लो, सीरिया उठा लो भाई साहब, वहाँ पे उन्होंने फौजें भेजी हैं। उसके बाद भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिका को नुकसान हुआ है भाई, ये इतिहास रहा है अमेरिका का। ठीक, जैसे ही नाटो ने मना किया ना, मतलब कि हम ईरान की जंग में मतलब कि नहीं कूदेंगे, तो अमेरिका का रुख ऐसा हो गया मतलब कि सबको मतलब कि बुरा भला बोलता हुआ दिख रहा है भाई। अब ये ट्रंप मतलब कि अपने नाटो देशों को बुरा भला बोल रहा है कि भाई साहब ये तो देखो ऐसा है। और मतलब कि जो अमेरिका का सबसे करीबी अलाई है जो भाई ब्रिटेन है, उसने तो भाई सीधा सीधा मना करा है कि भाई साहब हम तो भाई साहब ये मतलब कि बात ही नहीं करेंगे इस जंग की। भाई साहब ये ट्रंप की गलती है, ट्रंप पे भुगते। तो भाई साहब उसके क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री को लेके भाई साहब ट्रंप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है भाई साहब। मतलब इंटरनेशनल मीडिया में ये बात चल रही है भाई। ठीक है, ये बात पूरी की पूरी चल रही है। मतलब ट्रंप ना मतलब कि असल में क्या बात क्या है ना भाई, असल में ट्रंप मदद चाहता है। किस चीज़ पे मदद चाहता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो बंद कर दिया ना ईरान ने। मतलब ईरान ने कहा था ना जब भाई साहब रिटेलिएशन में कहा था कि भाई ये जो वॉर है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर रहेगी मेरी तरफ से। ईरान ने अपनी तरफ से बोला है कि ये वॉर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है भाई साहब, मैं इस जंग में मतलब कि पूरी दुनिया को ना क्राइसिस में डाल दूंगा। ऑयल के क्राइसिस ले लो, मतलब कि और भी जो भी महंगाई होगी उस पर डाल दूंगा। तो भाई ईरान ने तो साफ साफ बोल दिया और स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया। ठीक है भाई साहब, और क्या बोलते हैं फिर उसके बाद बोझ किस पे बढ़ रहा है, मतलब कि जो ऑयल के क्राइसिस बढ़ रहे हैं ना नाटो के देशों में बढ़ रहे हैं, जो और अमेरिका के एलाइज हैं, साउथ कोरिया, जापान वगैरह जो एलाइज हैं, हमें इवन क्या बोलते हैं ये ऑस्ट्रेलिया भी है, जो मतलब वहाँ पे क्राइसिस बढ़ गया। मतलब कि वहाँ पे ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो वो अपने क्या बोलते हैं जो इनके अलाई देश है ना वो खर्चा बचा रहे हैं, मतलब कि खर्चा बचा रहे हैं, मतलब कटौती करने पे आ गए हैं वो। ठीक है, जैसे कि सरकारी दफ्तर बंद कर देना, इलेक्ट्रिसिटी कम फूकना। ठीक है भाई साहब, और क्या बोलते हैं जो गाड़ियाँ होती हैं उनको कम चलाना। तो भाई कम खर्च करने पे आ गए। और जो अमेरिका के अलाई है ना वो मतलब मजबूर हो गए हैं भाई साहब। वो इंटरनेशनल मीडिया में बोल रहे हैं कि भाई हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो अमेरिका के साथ में हमने गठबंधन किया, अलाई किया। ठीक है, अलायंस किया कि भाई ये मुसीबत पड़ने पर हमारी मदद करेगा अमेरिका और हमें बचाने आएगा। लेकिन भाई साहब अमेरिका की वजह से तो हम ठुके जा रहे हैं भाई साहब। तो भाई कैसे बचाएगा ये अमेरिका। तो भाई अमेरिका के ऊपर अब प्रेशर आ गया कि भाई मतलब कि क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, अमेरिका ने ये वॉर बंद नहीं करी। तो भाई साहब ये भी क्या बोलते हैं नाटो के देश और जो अमेरिका के जो दूसरे अलाइज हैं वो भी साथ छोड़ देंगे अमेरिका का। तो अमेरिका सीरियस तौर पर भाई अब क्या बोलते हैं हेल्प चाहता है। ठीक है, कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोला जाए। लेकिन भाई स्टेट ऑफ हॉर्मस तो सिर्फ भारत के लिए खुला पड़ा है, भारत के शिप्स वहाँ से निकले जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, भारत के अब तक 3 शिप्स निकल चुके हैं और भारत के 2 शिप्स और निकलने वाले हैं, एक LPG गैस का और एक क्रूड ऑयल का।
जो कि भाई साहब हज़ारों टन क्या बोलते हैं एलपीजी और क्रूड ऑयल को लेके आएगा भारत के अंदर। तो भाई साहब अमेरिका किसी और गलत लोगों से हेल्प मांग रहा है, वो नहीं कूदने वाले तुम्हारी जंग में। अमेरिका को मदद मांगनी चाहिए भारत से, जो कि भाई भारत जो अकेला ही है जो कि अमेरिका की मदद कर सकता है। लेकिन भाई साहब अमेरिका ने जो भाई साहब राफेल गिराए हैं अपने ख्याली पुलाव में, और भाई साहब क्या बोलते हैं मतलब कि मीडिया के सामने, मतलब कि हर रोज़ वो बोलता था कि भाई आज तुम्हारे इतने जहाज गिर गए, आज तुम्हें इतने गिर गए, उतने गिर गए, राफेल गिर गए, ये गिर गए। वो तो हमें पता है कि भाई साहब तुम इशारा किसी मतलब कि इशारा किसी और पर, निशाना किसी और पर साध रहे थे। फ्रेंच का था ना, फ्रांस से तुम्हारी 36 का आंकड़ा है, ठीक है भाई साहब। उनके क्या बोलते हैं उनके प्लेन्स की बुरा क्या बोलते हैं बुरी भलाई करूँगा, मतलब कि बुरा बोलूँगा तो भाई साहब एक तरफ इंडिया भी नाराज़ होगा और दूसरी तरफ फ्रांस को भी हम टारगेट कर लेंगे। तो भाई साहब मतलब कि दूर की गेम खेल रहा था अमेरिका। लेकिन भाई अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि भाई अब भारत भी मदद नहीं करने वाला अमेरिका की। अमेरिका सोच रहा है ना कि भाई अब मैं भारत के पास भी जाऊंगा और कह दूंगा कि भाई साहब खुलवा दो। ना 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 ना, भारत या वो गलती नहीं करने वाला। अमेरिका पे तो कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए भाई साहब। ठीक है भाई साहब, हम उनसे वेपन वगैरह लेते हैं तो भाई कौन सा फ्री में लेते हैं भाई साहब, हम तो डॉलर फेंकते हैं और क्या बोलते हैं वेपन वगैरह ले लेते हैं। हम कौन सा क्या बोलते हैं पाकिस्तान की तरफ भीख मांगते हैं कि भाई साहब हमें ये वेपन दे दो, हमें ये हथियार दे दो, लोन दे दो, एड दे दो। भाई साहब ये तो पाकिस्तान का काम है, भारत का काम ये नहीं है, ठीक है भाई साहब। तो किस मुंह से भाई भारत से मदद मांगेगा अमेरिका, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई क्यों कैसे मांगेगा भाई। क्योंकि भाई मतलब सीरियस डिस्कशन हो रही है भाई, इस बात पर सीरियस डिस्कशन हो रही है कि भाई साहब अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा, इस क्राइसिस से कैसे निकाला जाएगा। जो कि भाई साहब ये जो GCC कंट्रीज जो इनकी दिन रात ठुकाई हो रही है भाई ईरान के द्वारा, भाई साहब ये कैसे अपना बचाव करेंगी। क्योंकि भाई साहब इन्होंने अमेरिका पे भरोसा करके भाई साहब अमेरिका को एयर बेसिस दिए थे अपने भाई साहब, ठीक है भाई एयर बेसिस दिए थे। और भाई साहब उन्हीं एयर बेसिस को दिन रात क्या बोलते हैं ईरान ठोके जा रहा है। और भाई साहब ये बदले में रिटेलिएशन भी नहीं कर सकती ये कंट्रीज। भाई साहब इतनी मजबूरी हो गई है अमेरिका का, मतलब कि किसी बड़े आदमी से दोस्ती करना ना, एक तरीके से बताऊँ तो बड़े आदमी से कभी दोस्ती करो ना तो भाई साहब बहुत सोच समझ करनी चाहिए भाई साहब। अगर वो कम दिमाग का इंसान है और अमीर भी है तो भाई उससे दोस्ती कभी मत करो, वो कभी भी तुमको ले डूबेगा भाई साहब। वो कभी करने से पहले कुछ भी करने से पहले नहीं सोचेगा। जैसे अमेरिका ने नहीं सोचा ना कि भाई साहब मैं अब ये वॉर शुरू कर रहा हूँ तो भाई इसका नतीजा क्या होगा ईरान से। भाई साहब मतलब कि ईरान कितने लोगों को हिट कर सकता है। अमेरिका ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा, अपने अलाई के बारे में नहीं सोचा भाई साहब, नाटो देशों के बारे में नहीं सोचा। नाटो देश तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भाई जब नाटो इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो भाई ये एग्रेशन पे क्या बोलते हैं वो नहीं हुआ था, ये डिफेंस में हुआ था भाई साहब, एग्रेशन पे नहीं हुआ था कि मतलब किसी देश ने किसी नाटो देश ने किसी देश पर मतलब कि अटैक कर दिया तो सारे के सारे देश उस पर अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये है डिफेंसिव, ये ऑफेंसिव नहीं है। डिफेंसिव यानी कि अगर एक नाटो देश पर हमला होता है तो नाटो देश उसकी मदद के लिए बचाव के लिए आएंगे, ना कि भाई साहब अगर एक नाटो देश किसी पर हमला करता है तो सारे के सारे नाटो देश उस पर हमला करने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। नाटो जो है पूरा डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। तो भाई अमेरिका को तो ये समझा दिया गया है भाई नाटो देशों के द्वारा। अमेरिका कितना समझता है ये अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका ने अपने पास्ट में ना बहुत बड़ी गलतियां करी हैं भाई साहब, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स भाई खर्च करा है। ईरान क्या बोलते हैं अफगानिस्तान में देख लो, सबसे बड़ी बात तो अफगानिस्तान में पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर ना इन्होंने खर्च करे हैं। और भाई साहब 80 बिलियन क्या बोलते हैं 80 बिलियन डॉलर के तो भाई साहब ये मतलब कि वो वेपन छोड़ गए थे भाई साहब वहाँ पे क्या बोलते हैं अफगानिस्तान में। अब सोचने की बात है भाई साहब 80 बिलियन डॉलर के तो वेपन्स थे भाई साहब। अब सोचो जो कि भाई साहब पाकिस्तान पर इस्तेमाल हो रहे हैं भाई साहब, जो अफगानी लोग हैं ना बड़े मज़े से इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, भले उन्हें चलाना ना था वो सीख रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं भाई। जो पाकिस्तान सोचता था ये पत्थर के ज़माने के लोग हैं जो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भाई साहब जब इस्लामाबाद पे ड्रोन्स उड़ रहे थे ना और किसी भी जगह हिट हो सकते थे तो पाकिस्तानियों को भी समझ आ गया भाई ये पत्थर के ज़माने के लोग नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया हॉस्पिटल पे उनके क्या बोलते हैं काबुल में, और जहाँ पे 400 लोगों की मौत होगी भाई। तो पाकिस्तान मतलब ये सोच नहीं सकता भाई साहब कितना नुकसान हुआ है अफगानिस्तान को। तो अब पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ब्लंडर कराया जो भाई साहब क्या बोलते हैं सोमवार की रात को 16 मार्च की रात को 9 बजे जो अटैक किया ना हॉस्पिटल में जो पाकिस्तान ने, वो भाई बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान की। अब मतलब कि ऐसे हालात हो गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कि भाई कोई बात नहीं हो सकती, कोई टॉक नहीं हो सकती, कोई इनको टेबल पर बैठा ही नहीं सकता भाई साहब, मतलब कोई बातचीत नहीं हो सकती। भारत तो वैसे भी नहीं करवाएगा इनकी बात, मतलब भारत को तो कोई मतलब ही नहीं है। भारत तो कहेगा भाई साहब मतलब जितना इंगेज रहे ना पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में उतना ही बैठ रहे भाई साहब, क्योंकि भाई साहब जितना इंगेज रहेगा ना उतने। लेकिन भाई पाकिस्तान ने जो गलती करी है ना वो बात भाई वो कंडेमेबल है भाई साहब। ये जो करा है भाई 400 लोग की जान जो चली गई ना ये कंडेमेबल है। लेकिन भाई साहब भारत में और कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं करवा पाएंगे पाकिस्तानी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।